बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, फास्ट ट्रैक की पहली क्लास है आज। इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन को देख रहे होंगे और इंशाल्लाह आज ही चैप्टर नंबर 1 भी शुरू कर दें। डन सर जी। अल्लाह के नाम से शुरू कर चुके हैं। सर अली इमरान मेरा नाम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 2 साल इंडस्ट्री में तकरीबन काम किया है, 10 साल से ज़्यादा टीचिंग कर रहा हूँ। टैक्स, ऑडिट, डाटा ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। सी फैब लेवल पर भी ऑडिट और टैक्स पढ़ा रहा हूँ। सी फैब लेवल पर भी ऑडिट और टैक्स है। आई कैप ने जो ऑफिशियल टैक्स की रिवीजन क्लासेस कराई थी उसमें 4 साल में जो है ना वो रिवीजन मैं कंडक्ट करता रहा हूँ आई कैप में ऑफिशियली। लो सर, थोड़ा सा अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं तो सर इस सब्जेक्ट की में 3 पोर्शन है बुनियादी तौर। एक सबसे पहला पोर्शन है जो बेसिक्स है, दूसरा जो पोर्शन है वो इनकम टैक्स का पोर्शन है, और तीसरा जो पोर्शन है वो सेल्स टैक्स का पोर्शन है। अच्छा, ये क्लास तो फास्ट ट्रैक वाले जो आज देख रहे हैं उनके लिए तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पहले पढ़ चुका है और रिपीट कर रहा है उसको ये बात पता होनी चाहिए कि आई कैप ने इस बार एक चेंज ये कर दिया है कि ये इससे पहले आई कैप कहते होते थे 60 से 75, लेकिन इस बार उसने ख़ास तौर पे चेंज ये कर दिया कि रिटर्न असेसमेंट और अपील के चैप्टर में इसको एक्सक्लूसिव कर दिया 10 से 15 मार्क्स। यानी 14, 15, 16 जो चैप्टर है इसमें से 15 मार्क्स आने ही आने हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था। तो जो तो पहली बार पढ़ा उसको तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इससे पहले पढ़ चुका है उसको फर्क पड़ेगा। उसको जहन में रखना चाहिए। जो ये सोचता था कि पता नहीं इसमें से आना है या नहीं आना, पता नहीं 4-5 नंबर का आना है, अब तो भाई आई कैप वालों ने खास तौर पे लिख दिया 10 नंबर से 15 नंबर का तो आएगा ही आएगा सर। अच्छा जनाब, एक चीज जो मैं ओवर द पीरियड ट्रेंड है उसको अगर आपके साथ डिस्कस करूं तो सर ये स्प्रिंग 22 से लेके ऑनवर्ड्स का ट्रेंड आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 3 चैप्टर्स हैं और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अटेम्प्ट्स का निचोड़ ये है कि तकरीबन 7 मार्क्स का, 7 से 8 मार्क्स का पेपर आता है। आई कैप कह रहा है 5 से 10 और एक्चुअल में कितना आ रहा है? तकरीबन 7, 7.5 नंबर आते हैं ऑन एवरेज। पिछली 8 अटेम्प्ट्स यानी 4 साल की सर एनालाइज किया हुआ है पास पेपर को। अच्छा जी, ये इनकम टैक्स है। पास्ट पेपर में और स्प्रिंग 22 के पेपर में इनकम टैक्स में से कितने मार्क्स का पेपर आया था? 69। ऑटम 22 में कितना आया था? 66 का। स्प्रिंग 23 में 63 का, ऑटम 23 में 64 का। सर आप समझ रहे हैं ना ये एनालिसिस कैसे बनाया हुआ है? मैंने इन सारे पेपर्स में जितने जितने मार्क्स का जिस जिस चैप्टर से आया उसको अलहदा लिखकर एनालिसिस बना दिया है। इसको मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसकी थीम और मकसद ये है कि आपको बताया जा सके कि कितने कितने मार्क्स का पेपर आ चुका है। ये जो पिछली टाइम गुजरी है इसमें 64 मार्क्स का पेपर आया था इनकम टैक्स में से। आई कैप कह रहा है 60 से 75 नंबर का आना है, तो आप गौर कीजिए एग्जैक्टली इसी रेंज में ही पेपर आ रहा है। सेल्स टैक्स की बात करें, आई कैप कहता है 20 से 30 मार्क्स का पेपर आएगा, और गौर कीजिए पिछली बार 26 नंबर का पेपर आया, उससे पिछली बार 24 का, उससे पिछली बार 25 का, उससे पिछली बार 30 का। इस रेंज में पेपर आ रहा है। तो सर ये बताने का मकसद क्या है कि इस एरिया पर
कितना जोर देना है, किस एरिया पर कितनी मेहनत करनी है, ये पहली ही क्लास में आपसे डिस्कस कर लिया जाए। ठीक हो गया सर जी। फिर अगर सब्जेक्ट की नेचर देखी जाए तो सर 20% रटेबल आता है जिसको ग्रामर मेमोराइज करना होता है, बाकी 80% जो है वो न्यूमेरिकल बेस है। टेंटेटिव बताया, 80% न्यूमेरिकल बेस पेपर है। अच्छा, अब इसके अंदर एमसीक्यूज भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, मगर उसके हवाले से कोई बहुत ज्यादा खुशी वाली बात नहीं है। एमसीक्यूज का आना जो है वो बहरहाल 1 नंबर के लिए वो वाली बात पूछेगा जो पहले 4 नंबर के सवाल में पूछता था। तो एमसीक्यूज का एक एलिमेंट इसके अंदर ऐड किया गया। सर जी, अगर मैं अप्रोच की बात करूं तो टेक्स्ट हेल्प बुक फोकस्ड, गर्चे मैंने किसी आई कैप के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ये वाली बात नहीं सुनी एमसीक्यूज वाली। अलबत्ता जनरली कुछ टीचर्स कह रहे हैं कि एमसीक्यूज आएंगे। हम आपको इस तरह से तैयारी करा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता एमसीक्यू आ जाए या ना आए, आपने उसको पूरा अच्छे से तैयार कर ही लेना है। सर टेक्स्ट हेल्प बुक फोकस्ड है पहली बार। सर आपके पास एक किताब होनी चाहिए, जो किताब मैंने लिखी है उस किताब का नाम टेक्स्ट हेल्प बुक है। ये 14th एडिशन है, यानी 14वीं बार मैंने ये किताब लिखी है। ठीक हो गया। किताब का मकसद क्या है और फायदा क्या है? एक तो जो आप मुझसे पढ़ रहे होंगे, जो आप मुझसे पढ़ रहे होंगे वो मेरे पास मुझसे पढ़ रहे होंगे, जो स्लाइड्स हैं उसमें वही बात लिखी होगी जो आपकी किताब में लिखी होगी, तो आपको इसका डबल फायदा हो जाएगा। जब मैं पढ़ा रहा हूँ वही अल्फाज किताब में लिखे होंगे तो आपको उससे याद करने में आसानी हो। स्टूडेंट फोकस करेंगे लेक्चर्स और रीड करेंगे बुक को आफ्टर द लेक्चर सो दैट दे कैन रिटेन मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लेक्चर। सेलेक्टिव स्टडी को डिस्करेज किया जाता है। स्टूडेंट मस्ट अपीयर रेगुलरली इन द टेस्ट, टेस्ट में रेगुलर होना चाहिए। स्टडी मटेरियल जो रिक्वायर्ड है वो है टेक्स्ट हेल्प बुक का 14th एडिशन। 14th एडिशन ठीक हो गया सर? तो देखिएगा टेक्स्ट हेल्प बुक का 14th एडिशन। हाँ, हमारी अप्रोच ये है कि पेपर देने से पहले आपने इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना है। जी सर, स्ट्रेटेजी है कि पेपर देने से पहले आपने 2 से 3 बार इसको रिवाइज करना है। किताब टेक्स्ट हेल्प बुक है, यहाँ पर बुक शॉप से आपको बुक मिल जाएगी। ये किताब ले लेनी है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको क्या कहा है कि जो किताब में लिखा हुआ है वही स्लाइड पे होगा, आपने उसको उसके साथ रिकंसाइल करके साथ साथ चलते रहना है। और अगली बात यह है कि थ्रू रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, सर थॉरो है सॉरी, डिटेल में कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराया जाएगा। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होगी, फुल पास पेपर प्रैक्टिस। ये आपको तीनों काम करने हैं एग्जाम में जाने से पहले। सर एक बात बस आपके साथ करना चाह रहा हूं, और ऑल्दो आपसे जो स्टूडेंट फास्ट ट्रैक में ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम हर रोज क्लास के अलावा वो 3 घंटे इस सब्जेक्ट को जरूर दें। कम से कम क्लास के अलावा 3 घंटे वो टेक्स्ट के सब्जेक्ट को जरूर दें। सर ये मेरी एक्सपेक्टेशन है उन बच्चों से जो फास्ट ट्रैक में इसको ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि सीए की स्टडी इज नॉट जस्ट अबाउट वर्क हार्ड, इट्स मोर अबाउट वर्क कंसिस्टेंट। आप एक दिन 9 घंटे पढ़ लें और अगले 2 दिन ना पढ़ें,
इसका फायदा नहीं। आपको हर रोज 3 घंटे पढ़ना चाहिए। तो मेन चीज है, आप हार्ड वर्क की बजाय किस तरफ जाएं? हार्ड वर्क नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ हार्ड वर्क नहीं चाहिए, बल्कि कंसिस्टेंसी चाहिए। सिर्फ हार्ड वर्क नहीं चाहिए, बल्कि कंसिस्टेंसी चाहिए। सर फिर बता दिया आपको, पहले 3 चैप्टर्स में 5 से 10 नंबर का आना है। चैप्टर 4 से लेके 16 तक 60 to 75 मार्क्स का आना है। और या ये कह लूँ कि चैप्टर 4 से 13 तक 50 से 60 मार्क्स का आना है। और चैप्टर 14 से 16 तक 10 से 15 मार्क्स का आना है। और सेल्स टैक्स के जो 3 चैप्टर उसमें 20 से 30 मार्क्स का आना है। ये आई कैप की ग्रेड है, और आई कैप ने पिछले 8 अटेम्प्ट में कभी एक बार भी इसको ब्रीच नहीं किया। कभी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जो कहा है उसके मुताबिक पेपर ना आया। सर एक चीज जो नॉर्मली मैं बात जरूर करता हूं, खास तौर पे ऑनलाइन वालों की का सोच के और फिजिकल स्टूडेंट्स का देखते हुए, कि सर स्टूडेंट नॉर्मली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्यों स्टूडेंट कामयाब नहीं हो पाते या क्यों स्टूडेंट जो है वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते, इसकी कुछ वजह जो मैंने देखी हैं। उसमें सबसे पहली वजह है कि टीचर के साथ इंटरेक्ट ना करना। ऑनलाइन वालों के लिए मेजर इशू ये होता है कि वो टीचर से कैसे बात करें, कैसे कम्युनिकेट करें। हमने उनके लिए आसानी कर दी है, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए। बच्चे डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनका जवाब दूंगा। दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम, हर वीक जुमेरात को 5 से 6 लाइव सेशन होता है। हर वीक कोई भी बच्चा आ सकता है, वो लाइव सेशन ज्वाइन करे, जो सवाल पूछना करे। चूंकि बाज़ वक़्त बच्चों को ये होता है कि सर मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने मुझे 2 घंटे बाद जवाब दिया। अब मिसाल के तौर पर अगर इस वक्त मुझसे कोई बच्चा सवाल पूछेगा तो मैं उसे फ़ौरन तो नहीं जवाब दे सकता ना, आपकी क्लास छोड़ के। इसका मतलब है कि मैं इससे फ्री होकर जवाब दे पाऊंगा। लेकिन बाज़ वक़्त बच्चा कहते हैं कि सर मुझे फौरी जवाब चाहिए, तो भाई थर्सडे वाले दिन 5 से 6 मैंने डेडिकेट किया हुआ है अपने ऑनलाइन लाइव बच्चों के लिए। इसमें जो बच्चा भी चाहे उस सेशन को जो सवाल कर ले, जो सवाल भी पूछना है सब्जेक्ट रिलेटेड ज़रूर पूछे, मैं हाजिर। डन हो गया सर जी। तो ये चीज़ें मैंने, ग्रुप भी अवेलेबल है, मैं खुद व्हाट्सएप पर अवेलेबल हूं। सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो मेरी क्लास से रिलेटेड है उसमें तो मैं ऐड हूं ही, लेकिन मैं फिर भी एक बार एहतियातन एक कांटेक्ट नंबर बच्चों को बता देता हूं कि आप ये देख लीजिए, डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करें, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो सर आप व्हाट्सएप के अलावा मुझसे कैसे रब्ता कर सकते हैं? ऑनलाइन वाले बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पर टाइम लेकर खुद आ भी सकते हैं। क्लास में मेन ओनली है, लेकिन अगर आप कोई फीमेल स्टूडेंट है, उसने टेस्ट की डिस्कशन करनी है, वो मुझसे टाइम लेकर ऑफिस में आ सकते हैं। मैं ऑफिस में यहाँ पर मौजूद होकर आप लोगों का इशू रिजॉल्व कर दूंगा। ये ऑप्शन जो है वो बॉयज़ के लिए भी है और गर्ल्स के लिए भी है। हाँ, क्लास वाली ऑप्शन बॉयज़ ओनली है, लेकिन डिस्कशन वाली ऑप्शन, टेस्ट की डिस्कशन, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइड कोई क्यूरी है उसके लिए आप फिजिकली आकर भी पूछ सकते हैं। सर इंटरेक्शन का मसला हल कर दिया। जो जो प्रॉब्लम्स होते हैं मैं चाह रहा हूँ वो मसले मैं आज पहले दिन ही एड्रेस कर लूँ। दूसरा, स्टूडेंट्स एक्टिवली बात को सुन नहीं रहे होते। स्टूडेंट्स एक्टिवली बात को सुन नहीं रहे होते, दिमाग आपका कहीं है, आप खुद कहीं बैठे होते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मेक श्योर कीजिए आप ध्यान से बात को सुन रहे हो। और ऑनलाइन वालों को मैं कहूँगा लेक्चर प्ले नहीं करना होता, लेक्चर सुनना होता है। बाज़ औक़ात बच्चे लेक्चर प्ले कर देते हैं, वो बेचारा टीचर खुद ही पढ़ा के निकल जाता है। ये बच्चे कहते भी हो गया घंटा पूरा, बंद करो, अल्लाह का शुक्र आज तो मैंने लेक्चर ले लिया। सर उसका फ़ायदा नहीं है। आपको लेक्चर को प्ले नहीं करना, बल्कि लेक्चर को
सुनना है, समझना है। सर उसके लिए आपका ध्यान भी होना चाहिए लेक्चर की तरफ। बच्चे नॉन सीरियस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिजिकल ऑनलाइन दोनों में प्रॉब्लम यह है कि बच्चे नॉन सीरियस हो जाते हैं, रेगुलर नहीं होते, कंसिस्टेंट नहीं होते। मैं तो जिस तरह फिजिकल स्टूडेंट की हर रोज 12:45 से 2 क्लास है, इसी तरह ऑनलाइन बच्चे को भी टाइम फिक्स करके रोज क्लास लेनी चाहिए और उस टाइम पे उसे कुछ और नहीं करना चाहिए। तो यहां पर ये वाली चीज बहुत जरूरी है। स्टूडेंट ना टाइम की परवाह करते हैं, ना रेगुलर रहते हैं, नॉन सीरियस हो जाते हैं। जब नॉन सीरियस होते हैं तो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते। अल्टीमेटली 2 लेक्चर 4 लेक्चर मिस होंगे, फिर एक पेंडिंग लेक्चर वाला सिलसिला शुरू होता है। मैं करूंगा इंशाल्लाह, इस जुमेरात से शुरू करना मैंने। वो जुमेरात आंधी नहीं, वो जुमेरात कभी आज तक नहीं आई जिस पे आपने कहा। जो बच्चा कहते मैंने करना है वो अभी से शुरू करेगा, अभी से। सर एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि सर जो बच्चे टेस्ट नहीं देते, अपने आप को एवेल्युएट नहीं करते, सर वो एंड पर बहुत तंग हो जाते हैं। लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस, सर रिटन प्रैक्टिस बच्चे खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सर टेक्स्ट में न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स टांग पे टांग रख के वीडियो देखने से नहीं होते, न्यूमेरिकल सिर्फ देखने से भी नहीं होते, न्यूमेरिकल करने से होते हैं। आपको खुद करना पड़ेगा। मैं यहां पर एक चीज और भी बता दूं, मैं अपने सारे बच्चों से एक्सपेक्ट करता हूं कि उन लोगों के पास एक टेक्स्ट का रजिस्टर होना चाहिए। इस रजिस्टर पर जो बात मैं बताऊं और वो किताब में ना लिखी हो, आप उसे अपने पास नोट करें खुद। सारे न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने करने हैं, और सारे मैप्स, सारे कॉन्सेप्ट जो मैं क्लास में आपको बताऊंगा और आपकी किताब में नहीं होंगे, वो आपके रजिस्टर पे होने चाहिए। सर ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। और मेरे दिन में ये है कि भाई आप कोई भी सवाल करना चाहें, बे इजी होकर रिलैक्स होकर सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट बात ये है कि सर ये सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका जवाब है कि हमारी कमिटमेंट पोस्ट रिजल्ट वालों से फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, 7-8 फरवरी होगी मैक्सिमम। और जो फास्ट ट्रैक वाले हैं उनके लिए जो कमिटमेंट है ये 15 फरवरी इज द टाइम। हमारी कोशिश है तब कंप्लीट कर दें जिसके बाद कम से कम आपके पास 15 से 20 दिन हो उसकी तैयारी के लिए। ठीक हो गया। तो ये टाइमलाइन आपके साथ हमने शेयर कर दी है। इंशाल्लाह इसके अंदर हम इसको बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। छोड़ेंगे कुछ नहीं, कोई एरिया नहीं छोड़ेंगे, कोई प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे, बड़ी डिटेल से आपके साथ सारी चीजें करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली जो वॉल्यूम पर डे है वो आपका और वो बच्चा जो 1 माह पहले या 2 माह पहले से क्लास ले रहा है उसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। सर ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस कर दी, और जो टाइमलाइन आपके साथ शेयर किया कोर्स कंप्लीशन की वो क्या है, टेंटेटिव टाइम 15 to 18 ऑफ फरवरी है। कम से कम आपके पेपर से 15 से 20 दिन पहले आपको फ्री कर दिया जाएगा ताकि आप बाद में मेहनत करके टाइम लगा के उस पेपर की तैयारी कर सकें। और हम ये ज्यूम करें कि जो बच्चा फास्ट ट्रैक में पढ़ रहा है या वो पहले पढ़ चुका है, या अगर वो पढ़ रहा है तो उसके मैक्सिमम 1 नहीं तो 2 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट फास्ट ट्रैक में हम रेकमेंड नहीं कर रहे होते। ले सर ये हमारी डिस्कशन थी एक ओरिएंटेशन के वाले से, और अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, हम सीधा चल पड़ेंगे चैप्टर नंबर 1 की तरफ। चैप्टर नंबर 1 की तरफ आ जाए भाई।
चैप्टर नंबर 1। सर अब हम बात कर लगे चैप्टर नंबर 1, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में टैक्स का निजाम क्या है और कैसे है, जरा इसको देख लेते हैं। सर इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल पिच करता हूं कि हम 5 भाई हैं। हमारे वालिद साहब जॉब करते रहे, टाइम था अब्बू जॉब करते थे, हम सारे भाई पढ़ते थे। फिर आहिस्ता 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 अब्बू की उम्र बढ़ती गई और आज का स्टेटस ये है कि हम 5 भाई जॉब कर रहे हैं और अब्बू रिटायर हो चुके हैं। जब तक अब्बू काम कर रहे थे हम लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन एक टाइम आता है जब अब्बू रिटायर हो जाते हैं और हम पैसे कमा रहे थे, तो अब्बू ने सारे बच्चों को बुलाया और कहा कि बच्चों आज आप लोग शादीशुदा हो, आपके और आपके अपने बच्चों के भी खर्चे हैं, ये सारे खर्चे अब मैं नहीं उठा सकता, आप सबको अपने अपने खर्चे खुद उठाने चाहिए। हमने कहा अब्बू आप हमारे बड़े हैं, आप घर के सरबराह हैं, जैसे आप चाहेंगे, जैसे घर चलता था वैसे ही चलाएंगे, आप बताएं आप चाहते क्या हैं। उन्होंने कहा अगर जैसे घर पहले चलता था वैसे चलाना तो हर बच्चा 1-1 लाख रुपया मुझे दे। हम महीने का 1-1 लाख रुपया, 5 भाई हैं, 5 भाई 1-1 लाख रुपया अब्बू को देते, महीने का कितना हो गया? 5 लाख हो गया। ये 5 लाख रुपया जो मेरे वालिद साहब को इकट्ठे होते हैं 5 बच्चों से, इससे वो घर का निजाम चला रहे हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? घर का निजाम बेहतरीन चल रहा है, हमारे खाने पीने बिजली पानी घर अपना हर चीज बहुत अच्छी चल रही, कोई दिक्कत है ही नहीं। वालिद साहब ने इसको बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है। यानी इस घर का निजाम अच्छा चलाने के लिए जो पैसे दरकार थे वो हम हाज साहब को, अपने वालिद साहब को हर महीने दे देते हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? एग्जाम्पल पिच कर दी मैंने, अब जरा इसको इधर ले आओ। सर ये जो हमारा मुल्क है ना, ये भी हमारा घर है सर, और हम इस मुल्क के बेटे हैं। इस मुल्क के निजाम को चलाने के लिए जो पैसा हम गवर्नमेंट को देते हैं कि वो इस मुल्क को चलाए, उसको टैक्स कहते हैं। यानी इस मुल्क के निजाम को चलाने के लिए जो पैसा हम सरकार को देते हैं कि वो इस मुल्क को बेहतर तरीके से चलाए, उसे टैक्स कहते हैं। यानी टैक्स तो वो कंट्रीब्यूशन है, जुमला बदलने लगा हूं, बात वही है। टैक्स तो वो कंट्रीब्यूशन है जो आवाम करती है, टैक्स तो वो कंट्रीब्यूशन है जो आवाम करती है हुकूमत के साथ, ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। टैक्स तो वो कंट्रीब्यूशन है जो आवाम करती है हुकूमत के साथ, ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। इस कंट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है? इस कंट्रीब्यूशन को टैक्स कहा जाता है। सर समझ गए? ले सर एक एग्जांपल और ले लीजिए। मैं एसबीआई से बाहर निकला और एक बंदे ने गन पॉइंट पे मुझसे मेरा मोबाइल और पैसे ले लिए। अब मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं? एक बंदे ने कहा फौरन 15 को फोन करें। मैंने जेब में से मोबाइल निकालने के लिए हाथ डाला तो याद है कि फोन ही तो वो चोर ले गए। अब जेब में तो फोन है ही नहीं। खैर वापस एसबीआई आया, यहाँ पर आके 15 को कॉल की, एक पुलिस आ गई डाले में, एक अफसर था, 2-3 उसके असिस्टेंट थे, वो आए, उन्होंने मुझसे सारा वाकया सुना, उन्होंने रिपोर्ट लिखी और वो चले गए। मेरा आपसे एक सवाल है, ये जो पुलिस वाले लोग आए इनसे इन्होंने मुझसे को पैसे लिए हैं? नहीं।
लेकिन क्या इनकी तनख्वाह होती है? वो कौन देता है? अवाम। वो इनकी तनख्वाह इनको गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से है? ये अवाम जो कंट्रीब्यूट करती है। यानी वो जो इसरा अकरारुल हसन साहब दूसरे सरकारी मुलाजमों की टेबल पे जोर जोर से हाथ मार के कहते हैं कि तुम सरकारी मुलाजम हो, तुम गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हो, गवर्नमेंट को पैसे हम देते हैं, वो ठीक कहता है। असल में सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर बैठा हुआ है उसकी तनख्वाह सरकार दे रही है, और सरकार के पास पैसा कहां से आ रहा है? हमारा टैक्स का पैसा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये एक साइकिल है। गवर्नमेंट खर्चा देती है, गवर्नमेंट खर्चा देती है किसको? गवर्नमेंट तनख्वाहें देती है सरकारी मुलाजमों को। सरकारी मुलाजम को जो गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो कहां से आ रहा है? वो अवाम के टैक्स का पैसा होता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे वालिद साहब कोई मुलाजम रखे हैं और वो हमारे भाई भड़कने लग जाए तो हम कहेंगे भाई जान जरा अपनी औकात में रहो, ये जो तुम्हें तनख्वाह मिल रही है ये हम पैसे अपने अब्बा जी को देते हैं, वो आपको दे रहे हैं और तुम हमारे उस्ताद बन रहे हो। यार ऐसा होता है या नहीं होता? बहरहाल एक निचोड़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। टैक्स वो कंट्रीब्यूशन है जो अवाम करती है हुकूमत को, ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। आज क्लास से बैठने से पहले और क्लास में बैठ के वापसी पर आपकी टैक्स की अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क होना चाहिए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक सवाल एक स्टूडेंट करते हैं, सर जी सऊदी अरब में भी तो टैक्स नहीं है, उनका निज़ाम तो चल रहा है। दुबई में भी तो टैक्स नहीं है, उनका निज़ाम तो चल रहा है। ओ भाई उनका अब्बा तगड़ा है, उनका मुल्क तगड़ा है। सऊदीया के पास और सोर्सेज से पैसा बढ़ाता है, दुबई के पास और सोर्सेज से पैसा बढ़ाता है। इस वजह से वो अपनी अवाम पे बोझ नहीं डालते। हमारे अब्बा जी भी कहते हैं कि यार मेरा बहुत बड़ा बिजनेस होता तो मैं आप लोगों से पैसे ना लेता, लेकिन अब घर का निज़ाम चलाना है और मेरी जॉब खत्म हो गई, अब मैं रिटायर हो गया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। यानी मुल्क की ज़रूरत है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब एक सवाल और पैदा होता है कि सर अगर मुल्क चलाने के लिए 500 की जरूरत है और बच्चों से पैसे इकट्ठे हो रहे हैं 300, तो क्या होगा? हो सकता है ना, मुल्क को चलाने के लिए पैसा चाहिए 500, हमारे पास स्कूल करके पैसा है 300, तो फिर क्या होगा? आईएमएफ आएगा। आईएमएफ तो सुना हुआ है ना, क्यों आ रहा है सर, क्यों आता है हर बार? असल में वो इसलिए आता है कि मुल्क को चलाने के लिए पैसा चाहिए ज्यादा और मुल्क के पास पैसा है थोड़ा, तो जो बाकी पैसे हैं वो फिर मांग तांग के गुजारा करना पड़ता है। सर जी ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हम अपने बच्चों को भूखा नहीं छोड़ेंगे अगर पैसे नहीं है तो किसी से कर्जा पकड़ के उनको रोटी तो खिलाएंगे ना। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर यही सेम चीज इसकी भी है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको टैक्स के मेजर कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिए। जुमला तो बस इतना सा है, ये तो वो प्रोसेस है जहां पर गवर्नमेंट एक लॉ मेकिंग बॉडी के जरिए रेवेन्यू इकट्ठा करती है। रेवेन्यू, टैक्स तो खर्चा नहीं है, आपके लिए खर्चा है, गवर्नमेंट के लिए क्या है? इनकम है। सर रेवेन्यू इकट्ठा करती है ताकि वो पैसा खर्च किया जा सके। सर जी जल्दी से इस लाइन को एक बार रीड कर लें फिर मैं आगे चलता हूं। सर जी आप लोगों ने किताब टाइमली लेकर ये वाली बातें इजाफी किताब पे नोट करते रहना। ये वाली बात कि दुबई में टैक्स क्यों नहीं होता यहाँ पर नहीं लिखी हुई, लेकिन आपने किताब पर नोट करनी है। ये वाली बात कि सर अगर खर्चे ज़्यादा हो जाएं और इनकम कम हो तो क्या होता है, ये वाली बात आपको किताब पर नोट करनी चाहिए। सर टैक्स लागू करने का मकसद क्या होता है? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? टैक्स लागू करने का असर, वो कहता है टैक्स जो है वो प्राइमरी यील्डिंग टूल ऑफ द रेवेन्यू यील्डिंग टूल ऑफ द गवर्नमेंट है।
टैक्स तो बुनियादी तौर पे टैक्स का मकसद क्या है? रेवेन्यू कमाना। तो टैक्सेस है ना वो प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल ऑफ द गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट लागू करती है टैक्सेस को ताकि अचीव किए जाएं ऑब्जेक्टिव्स। कौन से ऑब्जेक्टिव हैं? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, टैक्स फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू टू रन एंड administer government, for use as a tool for implementation of policies, for fair distribution of wealth। तो भाई टैक्सेस जो है ना वो प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल ऑफ द गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट लागू करती है टैक्सेस को ताकि अचीव किए जाएं। पॉइंट नंबर 1, रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाए टू यूज एज अ टूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। आप टैक्स को टूल के तौर पर इस्तेमाल करें ताकि अपनी बात को मनवाया जाए, पॉलिसीज पर अमल दरामद कराई जाए। एक एग्जांपल लीजिए, मैंने आप सब लोगों को कहा यार किताब अपने पास रखो और किताब में चीजें नोट करना शुरू करो। कुछ बच्चों ने सुना, कुछ ने कहा अच्छा देख लेंगे। इतने में मैंने अब अगली बात कर दी। मैंने कहा भाईजान जो बच्चा कल किताब ना लेके आया उसे 100 रुपया फाइन होगा। जब मैंने ये वाली बात कही, साथ ही 2 बच्चे आपस में कहने लगे देखा पैसे कमाने के तरीके। सर जी आप मुझे बताइए ये जो फाइन की बात मैंने की है, क्या ये मैंने पैसा कमाने के लिए कही है? नहीं सर जी, ये जो फाइन वाली बात है ये मैंने इसलिए कही है ताकि आप बात पर अमल करें। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? टैक्स वाले भी इसी तरह करते हैं। टैक्स वाले बाज़ औक़ात अपनी बात मनवाने के लिए टैक्स लगा देते हैं। मिसाल लीजिए, गवर्नमेंट के हालात नाजुक हैं, इंपोर्ट बढ़ती जा रही है, एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही। गवर्नमेंट से कहा गया, गवर्नमेंट ने कहा हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट यही कह रही कि जी हालात ख़राब है। इतने में एक मियाँ साहब का बेटा कहता है मैंने तो लेटेस्ट मॉडल की BMW जर्मनी से मंगवानी ही मंगवानी। गवर्नमेंट ने कहा भाई आपको मना किया गया है, पहले ही हालात ख़राब हैं, ऊपर से आप कह रहे हैं हमने गाड़ी मंगवानी है बाहर से। उसने कहा जी हमने मंगवानी। तो टैक्स वालों ने कहा ठीक है, फिर 10 करोड़ की गाड़ी है उस पर 20 करोड़ टैक्स लगेगा। 10 करोड़ की गाड़ी पर 20 करोड़ का टैक्स लेगा। यहां पर ये जो 20 करोड़ का टैक्स लागू किया जा रहा है, इसका मकसद पैसा कमाना नहीं है। इसका मकसद असल में क्या है? मना करना, डिस्करेज करना। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई ये जो होता है पॉलिसीज पर इंप्लीमेंट करवाना जो है, उस बाज़ों का अमल दरामद करवाने के लिए भी आपको टैक्स लागू करना पड़ जाता है। तीसरे नंबर पे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या है? अमीर बंदे से पैसा वसूल करना, गरीब पर खर्च करना। यही मियाँ साहब का जो बेटा BMW मंगवा रहा है, ये तगड़ा आदमी है ना, इससे फिर 20 करोड़ रुपया इकट्ठा करो और 20 करोड़ ऑरेंज ट्रेन पर लगा दो। यार अमीर से पैसा लिया और गरीब पर खर्च किया। दिस लीड्स टू फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सारा ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन में ये वाली बात है। जल्दी से एक बार रीड करें फिर मैं आगे चलता हूं। सर जी अब एक बात तो समझ आ गई कि टैक्स लागू करने का असल मकसद तो पैसा है। वो कहते हैं अच्छा पैसे को साइड पे रख दो, इसके अलावा टैक्स लागू करने के क्या मकासद हो सकते हैं, उसको कहते हैं नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। जब हम नॉन रेवेन्यू के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो कहते हैं टैक्सेशन इज यूटिलाइज्ड एज ए टूल टू कैरी आउट द फॉलोइंग नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें सबसे पहला आ गया टू स्ट्रेंथन वीक एंटरप्राइजेस। कमजोर एंटरप्राइज को क्या करना है? मजबूत करना है बाय ग्रांटिंग देम
टैक्स एग्जेम्पशन और अदर कंडीशन और इंसेंटिव फॉर ग्रोथ। सर ये पहला पॉइंट, वीक एंटरप्राइज को स्ट्रेंथन करना, क्या ग्रांट करके? सर कमजोर एंटरप्राइज को टैक्स एग्जेम्पशन ग्रांट करके स्ट्रॉन्ग करना। सर ये हमारा पहला पॉइंट है। वीक एंटरप्राइज को क्या कर देना? स्ट्रॉन्ग कर देना। किस तरह? टैक्स एग्जेम्पशन देके। सर कोविड आया पिछले दिनों, बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, गवर्नमेंट ने कहा फैक्ट्री बंद ना करो, अपने मुलाजमों को फारिग ना करो, हम आपको 5 साल तक टैक्स माफ कर देंगे। ये क्या किया उन्होंने? टैक्स के टूल को इस्तेमाल किया ताकि क्या कर सकें? कमजोर एंटरप्राइज को स्ट्रेंथ दे सकें। सर जी ये रिमोट है, इस रिमोट का सीन क्या है? जब भाईजान ये जो रिमोट है इसके अंदर क्या किया जाता है? सर इस रिमोट में मार्केट में ये बन रहा है 10 रुपए का, 100 रुपए का कह लीजिए। इंपोर्ट करें तो कितने का इंपोर्ट हो रहा है? 50 रुपए का। तो लोग क्या करेंगे? इंपोर्टेड खरीद लेंगे 50 का और लोकल मार्केट से नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर लोकल मार्केट से ना खरीदा तो क्या होगा? अगर लोकल मार्केट से ना खरीदा तो लोकल मार्केट बंद हो जाएगी ना, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। जब फैक्ट्री यहाँ पर बंद हो जाएगी तो 50,000 मुलाजम बेरोजगार हो जाएगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो इसका हल क्या किया उन्होंने? कहा नहीं, हम इंपोर्ट को डिस्करेज करेंगे। जो बंदा ये इंपोर्ट करेगा 50 का, हम उस पर 100 रुपए का टैक्स डाल देंगे, ताकि लोकल जो बंदा फैक्ट्री वाला है जो इसे 100 का बेच रहा है वो बेचता रहे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर यहां पर क्या किया? अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर लिया अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन। लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर लिया अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन एज अ बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड negotiations with other country, as a bargaining tool in trade negotiation with other countries। वो कहता है टैक्स को बार्गेनिंग टूल के तौर पर लीजिए इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। सर जी इसकी मैं एक एग्जांपल देता होता हूँ, वही एग्जांपल आपको दे देता हूँ। सर जी अमेरिका ने ना टी शर्ट्स बनवानी थी अपनी आर्मी के लिए, उन्होंने ऑर्डर दिया किसको? उन्होंने कोटेशन मांगी इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश। इंडिया ने कहा हम बना देंगे आपको 80 रुपए का, पाकिस्तान ने कहा हम बना देंगे आपको 70 रुपए का, बांग्लादेश ने कहा हम बना देंगे आपको 65 रुपए का। जी सर जी। अस्सी, 70 और 65। अब क्या करना पड़ेगा? कौन बिड विन कर जाएगा? बांग्लादेश। अगर सबकी क्वांटिटी सेम है, सबकी क्वालिटी सेम है, तो बांग्लादेश जीत जाएगा ना। यस। फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? यहां पर पाकिस्तानी टेक्सटाइल वाला एफबीआर के पास जाता है और उसे कहता है अगर आप हमें 10 रुपए का टैक्स माफ कर दें तो हम ये बिड विन कर सकते हैं। और गवर्नमेंट इसको 10 रुपए का टैक्स क्या कर देती है? माफ कर देती है। ये 60 करेंगे और बिड क्या हो जाएगी? विन हो जाएगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बिड विन हो जाएगी। सर एज ए बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। आगे आ गया टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन या डिप्रेशन। ये अगला पॉइंट, टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन या डिप्रेशन।
सर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्फ्लेशन या डिप्रेशन का अफेक्ट काउंटर करने के लिए भी टैक्स को इस्तेमाल करते हैं। किस तरह, जरा ये वाली बात भी सुन लो। इसमें क्या होता है, लेट से आपका ऑयल था इंटरनेशनल मार्केट में 100 रुपए का, 200 रुपए का, और उस पर टैक्स लग रहा था 50 रुपए का। ये आवाम को मिल रहा था 250 का। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ के कितनी हो गई, 230 हो गई। टैक्स कितना लगता था, 50 का। अब ये आवाम को कितने का मिलेगा, 280 का। इतने में आवाम ने एहतजाज शुरू कर दिया कि आपने पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया। गवर्नमेंट पता क्या करेगी, गवर्नमेंट कहेगी 30 रुपए की कीमत से, 30 रुपए से कीमत बढ़ी है, 30 रुपए का टैक्स माफ कर दो ताकि कीमत 250 ही रहे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, गवर्नमेंट ने टैक्स माफ कर दिया, जितने से कीमत बढ़ी थी उतने से टैक्स क्या कर दिया, कम कर दिया, ताकि कीमत आवाम के लिए ना बढ़े। तो ये क्या है, अब बेसिकली टैक्स के जरिए उसने क्या किया है, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को काउंटर कर दिया। टैक्स के जरिए उसने क्या किया है, इन्फ्लेशन। सर जी टैक्स के जरिए आप अपनी कमजोर एंटरप्राइज को स्ट्रेंथन करते हैं, टैक्स के जरिए लोकल इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन से बचाते हैं, टैक्स के जरिए इंटरनेशनल ट्रेड में टैक्स बार्गेनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, टैक्स के जरिए इन्फ्लेशन को काउंटर किया जाता है। यार पॉइंट समझ आ गया, जल्दी से रीड करें फिर आगे चलता हूं। जी सर, अब अगली बात करने लगा हूं, टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अमीर बंदे से टैक्स वसूल करना और गरीब पर खर्च करना। सर जी ऑरेंज ट्रेन वाला पैसा ऑरेंज ट्रेन पर लगाया है और खर्च कहां से, वसूल कहां से किया था, मियां साहब के बेटे से जो मर्सिडीज इंपोर्ट कर रहा है, याद है। तो अमीर बंदे से वसूल किया और गरीब पर खर्च किया ताकि इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाए। सर जी टैक्स वाले जिस चीज को एनकरेज करते हैं, प्रमोट करते हैं, वहां पे टैक्स माफ कर देते हैं। सर साइंस और इन्वेंशन में, एजुकेशनल एक्टिविटीज में और लोकल फोर्सेस की इंप्रूवमेंट में। सर लोकल फोर्सेस इंप्रूव कैसे होती हैं, ट्रेनिंग से। तो सर साइंस इन्वेंशन हो, फाइनेंस एजुकेशनल एक्टिविटी हो या ट्रेनिंग हो, तो यहां पर क्या कर दिया जाता है, यहां पर क्या कर दिया जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है साइंस और इन्वेंशन। टू इम्प्लीमेंट लॉज which eliminate discrimination among various elements in the market। लॉज को इंप्लीमेंट करना जो एलिमिनेट करता है डिस्क्रिमिनेशन अमंग वेरियस एलिमेंट्स इन द मार्केट। सर ये अगला पॉइंट, इम्प्लीमेंट करना लॉज विच एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अमंग द मार्केट। सर आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है। डिस्क्रिमिनेशन या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, चार्जिंग डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट पढ़ा हुआ है। सर ये वही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। अब ये कैसे खत्म होगी, लाहौर में एक चीज का रेट है 100 रुपए और उस पर टैक्स लगता है 20 रुपए। मुल्तान में एक चीज का रेट है 120 रुपए और उस पर टैक्स लगता है 20 रुपए, 110 रुपए और उस पर टैक्स लगता है 20 रुपए। तो ये मुल्तान में 130 की बिकती है जबकि लाहौर में 120 की। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, यहां पर आ जाता है डिफरेंस, यहां पर आ जाता है डिफरेंस। अब इसका हल क्या है सर, अब इसका हल ये है, इसका हल ये है मुल्तान में कीमत को कम किया जाए। किस तरह कम किया जाएगा सर, जितनी अमाउंट से कीमत ज्यादा थी इतने से टैक्स कम कर दो ना,
यार अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसे ही किया मैंने। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी तो यही किया था ना, टैक्स को एडजस्ट कर दो, उसको 20 की बजाय उसको 10 कर दो, कीमत कितनी रहेगी? 120। सर पॉइंट समझ आ रहा है? कीमत 120 ही रहेगी सर, कीमत 120 ही रहेगी। कीमत 120 ही रहेगी। लाहौर और मुल्तान कीमत 120 ही रहेगी। जो मुल्तान में कीमत बढ़ी हुई थी उसको क्या कर दिया? टैक्स के साथ एडजस्ट कर दिया। सर आ जाओ, यहां पर एक भाई ने सवाल पूछा है, सर डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? सर डिप्रेशन में कीमतें कम हो जाती हैं, अगर कीमत कम हो जाए तो टैक्स को बढ़ा दो ताकि कीमत बराबर रहे। अगर कीमत कम हो जाए तो टैक्स को बढ़ा दो। हमारा टारगेट होता है स्टेबिलिटी होना। कीमत बढ़ रही थी, टैक्स को कम कर दिया ताकि प्राइस स्टेबल रहे। कीमत कम हो रही थी, टैक्स को बढ़ा दिया ताकि प्राइस स्टेबल रहे। सर इस तरह का। अच्छा जी, अब अगली बात सुन लो। टू डिस्करेज सर्टन अनडिजायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज, ये हमारा अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट कहता है आप डिस्करेज करें सर्टन अनडिजायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज। सर कुछ ऐसे सेक्टर्स और एक्टिविटीज है उसको डिस्करेज किया जाए, जैसे सिगरेट, पान, तंबाकू, छालिया, इसका कोई फायदा नहीं, उसको डिस्करेज करते हैं। कैसे डिस्करेज करते हैं? ज्यादा टैक्स लगा के। अगला पॉइंट बड़ा कीमती है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। सर जी अब जरा इसको देखिए, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी का क्या मतलब है? सर हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन छुपा लेते हैं, एफपीआर को बताते ही नहीं है। इनकम होती है 10 लाख, एफबीआर को बताते हैं हमारी 7500 रुपए की इनकम। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? एफबीआर को बताते नहीं है, एफबीआर से छुपा लेते हैं। जब छुपा लेते हैं एफबीआर को पता ही नहीं चलता, टैक्स साइड पे टैक्स छुपा लेते हैं। अब इसका हल क्या है? अब इसका हल क्या है? सर वो कहता है टैक्स वालों ने अब कानून बना दिया है, ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के जरिए करो। अगर आप बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन करोगे तो फिर तो नहीं छुपा सकोगे ना। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन करोगे तो फिर तो छुपा नहीं सकोगे। सर यही बात इसने कही। वो कहता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, वो कहता है आप क्या करो, आप आप सारी ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंटेड हो, यानी बैंकिंग चैनल के जरिए हो। अगर आपने ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट ना किया तो टैक्स वाले इसको इनकम ट्रीट करेंगे और आप पे टैक्स लगा देंगे। एक एग्जांपल लीजिए, एसबीआई से सैलरी मैं लेता हूं कैश में 10 लाख रुपए, आगे मैंने अपना एम्प्लॉय रखा हुआ है, उसको मैं सैलरी देता हूं 1 लाख रुपए, आगे उसने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, वो उसको सैलरी देता है 10,000 रुपए। अब मैं इनकम कमा रहा हूं, कैश में ले रहा हूं, एफबीआर को बताता ही नहीं। वो मुझसे कैश में ले रहा है, वो भी एफबीआर को नहीं बताता। वो उससे कैश में ले रहा है, वो भी एफबीआर को नहीं बताता। हम सब की इनकम है लेकिन ये किसी रिकॉर्ड में नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं हो रही। एफबीआर कहते हैं ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसका हल क्या है? सर इसका हल ये है, एफबीआर वाले कहते हैं इसका हल है ये है कि आपकी ट्रांजैक्शन कैश में होनी ही नहीं चाहिए। किस में होनी चाहिए? बैंकिंग चैनल। क्यों?
बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन होगी तो उसका रिकॉर्ड होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो वो अब रूल, नतीजा, निचोड़ रूल क्या बना? अगर कोई बंदा बैंकिंग चैनल के अलावा ट्रांजैक्शन करेगा तो टैक्स वाले उसको उसकी इनकम तस्वुर करेंगे और उस पर टैक्स लगा देंगे। और टैक्स वाले कहते हैं कि सारी ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के जरिए रूट होनी चाहिए, नहीं तो हम इसको इनकम तस्वुर करके उस पर टैक्स लागू कर देंगे। सर जी ये वाली बात। सर मुश्किल तो नहीं लग रहा? सर दिस इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, दिस इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन हो। गवर्नमेंट ने रिसर्च और डेवलपमेंट के काम में टैक्स क्रेडिट दे दिए। सर जी जो दो चीज़ें, दो अल्फाज आपके बार बार इस्तेमाल होंगे जगह जगह टैक्स में, मैं चाहता हूँ पहले दिन इसको कवर करा दूँ। एक है टैक्स क्रेडिट और एक है टैक्स एग्जेम्पशन। टैक्स एग्जेम्पशन का मतलब होता है टैक्स माफी और टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है टैक्स में कमी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? टैक्स एग्जेम्पशन का मतलब होता है टैक्स माफी और टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है टैक्स में कमी। तो जो कोई रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करेगा उसे क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट मिलेगा। वो मुश्किल तो नहीं लग रहा? लो सर जल्दी से नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव सारे पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। सर जी ये जो दरमियान में मैं टाइम देता हूं आप लोगों को पढ़ने के लिए, इसका असल मकसद ये होता है कि क्लास में से जब आप फारिग हों तो कोई सवाल ना आपके पास हो, कोई कंफ्यूजन लेके क्लास से ना उठें। और जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जब मैं यहाँ पर रुकूं आप भी स्पेस बार, स्पेस का बटन दबाएं, यहाँ तक जितना पढ़ाया उसको एक बार रीड कर लें। और अगर कोई सवाल है तो मुझसे व्हाट्सएप पर वैसे ही पूछ लें जैसे फिजिकल स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं, या पूछ सकते हैं। तो सर ये होता ही है कि आप लेक्चर मुकम्मल करें या आप उसको डिले करें तो अक्सर सवाल आपके जहन से निकल जाता है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप जो सवाल पूछना चाहते हैं वो ज़रूर पूछिए। ऑनलाइन वाले भी जब मैं कहूँ एक बार रीड कर लें तो पॉज करें वीडियो को और ये सारा पढ़ें। फिजिकल वाले तो मजबूर हैं कि मैं रुक जाऊँगा, 3-4 मिनट का टाइम दूंगा। चाहता ये हूँ कि आप इसी वक्त ही इसको पढ़ लें और जहाँ पर आपके जहन में सवाल है वहीं पे ही पूछे, ताकि जब आप क्लास से निकलें तो जहन में कन्फ्यूजन ना हो। यार पॉइंट समझ आ रहा है? ले सर ये सर नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सारी बातें थी, मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह कल पढ़ाऊंगा आप इंशाल्लाह टैक्स एज ए मीन फॉर डेवलपमेंट और इंशाल्लाह बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन कल पढ़ाऊंगा। प्लीज़ मेक श्योर कीजिए जितना पढ़ा रहा हूँ वो करें। इतनी सी बात जो आज मैंने आपको पढ़ाई है, आप अगर पास पेपर उठा के देखें तो पिछले 10 बारियों में से 5 बार इस पर सवाल आया हुआ जो आज मैंने आपको पढ़ाया है। इंपॉर्टेंट था। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी।